हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 41 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर जो प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पे। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गति के समानुपाती गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी को बनाए रखता है, तो इसे भू स्थैतिक स्थिति कहते हैं। इसी सिद्धांत पर भू स्थिर उपग्रह कार्य करते हैं और इस प्रकार के उपग्रहों की कक्षा जो है वृत्ताकार होती है, याद रखिएगा। और ये 24 घंटे में पृथ्वी का जो है एक चक्कर लगाते हैं। इनकी गति पृथ्वी के परिभ्रमण, याद रखिएगा, ये क्या है, इनकी गति पृथ्वी के परिभ्रमण से समान होने के कारण ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। 42, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक जो एस्फीयर यानी बहिर्मंडल में। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, काफी बार यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पैटरसन ने वायुमंडल को 5 अधोलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला है क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर माना जाता है। दूसरा है समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 18 से 30 किलोमीटर। तीसरा है मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 30 से 80 किलोमीटर। चौथा है आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर। और पांचवा है बाह्य मंडल, इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर माना जाता है। बाह्य मंडल में वायु अत्यंत विरल होती है तथा धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाती हैं। इसी में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। उपग्रहों के माध्यम से जानकारी सुलभ हुई है कि ब्रह्मांड के ऊपर जो है चुंबकीय मंडल प्रसारित है। 43 नंबर है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? याद रखिएगा, कितना? 12 घंटा नहीं, 6 घंटा नहीं, 24 घंटा। कैसे? देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, भू स्थिर उपग्रह जो है, पृथ्वी के सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर यानी लगभग 36,000 किलोमीटर मान सकते हैं। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही यह परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल है, पीरियड ऑफ जो रिवोल्यूशन है, ये 24 घंटा है, मतलब कि 24 घंटे होते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटा है। 44 नंबर भी सेम प्रश्न है, सेम जवाब हो जाएगा। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना घंटा का होता है? एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। एक वर्ष का नहीं, 12 घंटा का नहीं, 48 घंटा का नहीं, 24 घंटा का। इसके बाद 45 नंबर को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए सही जवाब क्या है। इसका जवाब पहले, मतलब कि पहले ही दे दिया गया है। अगर आपको थोड़ा भी मतलब कि एनालिसिस, मतलब कि या आपको थोड़ा भी आप रिव्यू कर पाए होंगे तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दे पाएंगे। नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो वह कौन सा आरेख है जो अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम जो है सही निरूपण करता है? तो याद रखिएगा, तुल्यकारी उपग्रह का जो पथ होता है, जो पाथ होता है, वो वृत्ताकार होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वृत्ताकार को ये मतलब इंडिकेट करता है। विकल्प ए का आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। 46 है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया। किसके, मतलब कि क्या जानने के लिए, किसको जानने के लिए? नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने क्या किया? केपलर नामक एक दूरबीन का परिवर्तन किया। क्या जानने के लिए, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले धरती जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश के उद्देश्य से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नामक अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना की थी। केपलर मिशन मार्च 2009 में प्रक्षेपित किया गया था। 9 वर्षों तक संचालित होने के बाद
30 अक्टूबर 2018 को नासा ने इसे सेवा मुक्त कर दिया था। 47 है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के मतलब कि सम्मान में चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम मतलब कि रखा गया है। तो डी ऑप्शन। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान कोलंबिया से 23 जुलाई 1999 को किया गया था। इसका नामकरण भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर किया गया था। यह मिशन वर्तमान में अंतरिक्ष में एक्टिव है, सक्रिय है। 48 है, भारत के द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बताइए। पहला है कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यानी न तो पहला नहीं दूसरा सही है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 28 सितंबर 2015 को इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किया। एस्ट्रोसैट का कुल वजन 1513 किलोग्राम है और इसे पृथ्वी के सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में जो है स्थापित किया जाना है। दूसरा इसलिए असत्य है कि भारत के अलावा अब तक जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिका, रूस, जापान के अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी अंतरिक्ष में ऐसी वेधशालाएं स्थापित करने की उपलब्धि प्राप्त कर ली है, इसलिए पहला भी असत्य है। 49 है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला मतलब कि है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है भारत में। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटकामा मरुस्थल में सेरो मतलब कि चैजनेटर ज्वालामुखी के चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा वेधशाला है। यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्नकाल में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित हानले गांव में समुद्र तल से जो है 4500 मीटर की ऊंचाई पर और 2001 में इसे स्थापित किया गया था। इसरो का पूरा नाम क्या है बताइए? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी डी ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बंगलुरु में। 51 है, जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? सही जवाब है के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन 1994 से अगस्त 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यानी इसरो के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में ही भारत ने 21 मार्च 2000 को जो है फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5G रॉकेट के द्वारा इनसैट 3B संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। 52 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं, इनमें से कौन है? 2008 का यह प्रश्न है। 2008 RAS और RTS में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? अगर बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं, प्रश्नकाल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे, लेकिन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जनवरी 2022 से जो है एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। तो प्रश्नकाल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रेजेंट वाला भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
53 है, इसरो के चेयरमैन निम्न में से कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से जो इसरो के चेयरमैन है वो है एएस किरण कुमार। एएस किरण कुमार 14 जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2018 तक इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार थे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 2022 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो याद रखिएगा एस सोमनाथ को, डी ऑप्शन। एस सोमनाथ। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया। 55 है, कथन ए कह रहा है कि भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, कारण भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। जो 55 नंबर जो प्रश्न है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो कारण आर दिया गया है, कथन ए सही है, कारण आर सही नहीं है। भारत स्टार वार की तैयारी नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो भारत की दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान आदि के क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनसैट भू-स्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला इसरो के द्वारा प्रक्षेपित की गई है। इस प्रकार पहला कथन सही है, परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि भारत स्टार वार की तैयारी नहीं कर रहा है। याद रखिएगा। 56 नंबर है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा इनसैट, डी ऑप्शन। अगर बात करें तो इनसैट यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है इनसैट, इसरो के द्वारा शुरू की गई बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज और बचाव कार्य के लिए उपयोग होगी। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक संयुक्त उद्यम है। 1983 में शुरू हुआ इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। 57 है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट किसका एक उदाहरण है? भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह, डी ऑप्शन। याद रखिएगा। इसके बाद 58 है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट या जीसैट उपग्रह संचार के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? निम्न में से कौन सी आवृत्ति बैंड है यानी इनसैट या जीसैट जो है इनमें उपग्रह संचार के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? वो है आपका, याद रखिए, एमएफ बैंड। वो कौन सी आवृत्ति है जो इनसैट या जीसैट के उपग्रह संचार के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? वो है एमएफ बैंड। भारत में उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रमुख आवृत्ति बैंड एस बैंड, सी बैंड, अपर एक्सटेंडेड सी बैंड, क्यू बैंड और के बैंड है। इनसैट या जीसैट श्रृंखला के उपग्रह इन बैंडों से युक्त ट्रांसपोंडरों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। 59 है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सिंप्लेक्स लाइन केवल एक दिशीय सूचना का वहन करता है। 60 नंबर है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट छोड़ा गया था कहां से? तो सही जवाब है बैकानूर से, ए ऑप्शन। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS जो आईए है, ये 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। 61 है, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूरसंवेदन यानी IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है?
किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है, क्या सही जवाब है? सही जवाब है फसल की उपज का आकलन के लिए, भौमजल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण के लिए, और खनिज का अन्वेषण। यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसके संदर्भ में सही है। दूर संचार एवं यातायात के लिए दूर संवेदन उपग्रहों का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अभिष्ट उत्तर जो होगा आपका विकल्प ए। 62 है, निम्नलिखित में से किनका आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या मतलब सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? किसका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इन स्टेटमेंट को एक बार देख लीजिए। पहला है, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश जानने के लिए किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। इनमें जो सही है डी ऑप्शन है, तीनों बिल्कुल सही है। किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश हाइपर स्पेक्ट्रल तथा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक के द्वारा उपग्रह से आंकड़े जो है प्राप्त कर लिया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, मर्लिन, लिडार आदि तकनीकों से विभिन्न स्थानों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार थर्मल इंफ्रारेड के माध्यम से भूपृष्ठ तापमान का भी मापन किया जाता है। तो तीनों जो कथन है वो सत्य है। 63 है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह किस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को यानी तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है, डी ऑप्शन। 1994 में पीएसएलवी की प्रथम सफल उड़ान के साथ भारत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण में सक्षम हो गया। इस प्रक्षेपण में पीएसएलवी ने 804 किलोग्राम वजनी सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-P2 को 820 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य समकालिक कक्षा में जो है सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया था। इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत पृथ्वी के निम्न कक्षा में उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया था। 64 नंबर है, इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया है। कहां से? इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया है कहां से? तो सही जवाब है कोरू से, बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो इनसैट 3C का प्रक्षेपण दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया था। इनसैट श्रृंखला के उपग्रह GSAT-10 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू से ही 29 सितंबर 2012 को किया गया था। संचार उपग्रह GSAT-31 का प्रक्षेपण कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से 6 फरवरी 2019 को किया गया। 17 दिसंबर 2020 को भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया। 65 है, इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? याद रखिएगा, इनसैट क्या 4A का, इनसैट 4A, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 दिसंबर 2005 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इनसैट 4 श्रृंखला के पहले उपग्रह इनसैट 4A का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से एरियन स्पेस के एरियन 5G अंतरिक्ष यान के द्वारा किया गया। इस उपग्रह का वजन जो है 3080 किलोग्राम था। 66 है, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? काफी हाईलाइटेड था। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। सही जवाब क्या है? PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? तो सही जवाब है 104 उपग्रह, बी ऑप्शन। 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा स्थित
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में कुल 104 उपग्रह विमोचित किए गए, प्रक्षेपित किए गए। कुल उपग्रहों का वजन 1378 किलोग्राम था, जिसमें 714 किलोग्राम का कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह तथा 664 किलोग्राम के 103 सहयात्री उपग्रह शामिल थे। 67 है, निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है, आप बताइए। तो पहला देखिए, सही कालानुक्रम के संदर्भ में इसे व्यवस्थित करने की अगर कोशिश करें तो जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? डी पहले आएगा, इसके बाद सी, देखिए साइट स्टेप, ठीक है, साइट स्टेप, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एप्पल और IGMD, यानी इसका सही जो क्रम होगा वो बी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो देख लेते हैं। देखिए, साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का संचालन 1975 में नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्टेप सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट 1977 में एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट से 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। और IGMD इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का शुभारंभ DRDO के द्वारा 1983 में किया गया। 68 है, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरू यानी फ्रेंच गुयाना से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एप्पल उपग्रह 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष के कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला प्रायोगिक भू-स्थैतिक संचार उपग्रह था। 69 है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया? तो 19 जून 1981 को, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 70 नंबर है, भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जून 1990, बी ऑप्शन। 12 जून 1990 को इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया। 71, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसैट 2A को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 4 रॉकेट के द्वारा 10 जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 72 है, सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई, उसका भार कितना था? सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया, उसका वजन कितना था? वजन था 2168 किलोग्राम, बी ऑप्शन। 10 जुलाई 2006 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसैट 4C उपग्रह को 350 करोड़ रुपए के लागत से बनाए गए नए लॉन्च पैड से छोड़ा गया। 2168 किलोग्राम वजनी उपग्रह इनसैट 4C प्रक्षेपण के तुरंत बाद ही बूस्टर और लॉन्च टर्मिनल के अलग होने के चरण में गड़बड़ी के कारण आके गोले में यह बदल गया। 73 है, भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1A कहां से छोड़ा गया? भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1A जो है IRNSS-1A कहां से छोड़ा गया? तो याद रखिएगा, सही जवाब है श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS के पहले उपग्रह जो है IRNSS-1A का प्रक्षेपण PSLV C-22 के द्वारा 1 जुलाई 2013 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। 74 है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करके बताइए। तो IRNSS के तुल्यकालिक यानी जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भू तुल्यकालिक कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है, नहीं। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS भारत के द्वारा विकसित स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। यह प्रणाली भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ ही भारतीय सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में सटीक स्थिति संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है। अप्रैल 2016 में इस प्रणाली के 7वें उपग्रह IRNSS-1G के सफल प्रमोशन के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IRNSS को नाविक नाम दिया था। इस प्रणाली के 7 उपग्रहों में से 3 उपग्रहों को उपयुक्त भू स्थिर कक्षा में तथा शेष 4 उपग्रहों को 2 विभिन्न तलों पर विषुवत रेखा संपार और अपेक्षित झुकाव के साथ भू समकालिक कक्षाओं में स्थापित किया गया है। भारतीय उपग्रह नौवहन प्रणाली एक क्षेत्रीय प्रणाली है तथा 2019 तक इनका पूर्ण वैश्विक विस्तार प्रस्तावित नहीं है। 75 नाविक का फुल फॉर्म है। तो इसका सही जवाब क्या है? नाविक का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी बी ऑप्शन। 76 है गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा का विषय थी, क्या है? गैलीलियो परियोजना क्या है? तो देखिए, अगर बात करें गैलीलियो जो परियोजना है जो हाल ही में चर्चा का विषय था, यह था यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना, डी ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। गैलीलियो परियोजना अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस तथा रूस के ग्लोनास की तरह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा यूरोपीय संघ की एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ के अलावा इजराइल, यूक्रेन, मोरक्को, दक्षिण कोरिया और नॉर्वे की सहभागिता है। यहां उल्लेखनीय है कि बहु उपग्रह संचालन परियोजना के द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी किसी भी वस्तु की सही अंशांशीय देशांतरीय स्थिति और ऊंचाई का पता उपग्रह के प्राप्त संकेतों के द्वारा लगाया जा सकता है। 77 है निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी ऑप्शन। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। 27 अप्रैल 1995 से जीपीएस ने पूर्ण रूप से नागरिक कार्यों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया था। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। 78 है जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? जीपीएस तकनीकों का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मोबाइल फोन प्रचालन के लिए, बैंकिंग प्रचालन और पावर ग्रिडों का नियंत्रण, यानी तीनों के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक अंतरिक्ष आधारित नौचालन प्रणाली है, सिस्टम है जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। जीपीएस 3 प्रमुख तंत्रों, पहला है उपग्रह खंड, दूसरा है नियंत्रण एवं निगरानी खंड, तीसरा है उपयोगकर्ता खंड से मिलकर बना हुआ है। जीपीएस प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर स्थापित जीपीएस सैटेलाइट के द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर कर सकता है। इन संकेतों के आधार पर जीपीएस रिसीवर की 3D स्थिति, अक्षांश, देशांतर और उन्तांश तथा समय के बारे में पता चल जाता है। वर्तमान में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। सेना में इस तकनीक का प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है।
नागरिक और वाणिज्यिक प्रयोग के पुष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और सर्वेक्षण कार्य के लिए ट्रेन, जहाजों के परिचालन तथा जमीन का सर्वेक्षण करना, नक्शा बनाना, आपदा राहत कार्यों के लिए भी जीपीएस तकनीक का जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग और मोबाइल प्रचालन, पावर ग्रिड के नियंत्रण के लिए भी जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 79। भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है। इनमें से ए बी सी डी यानों के बनाने का जो सही कालक्रम है वो क्या है? तो देखिए, ए बी सी डी में जो उपग्रह प्रक्षेपण यानों को दिया गया है, इसका जो सही कालक्रम होगा, सबसे पहले एसएलवी पहले बना, इसके बाद बना इस एसएलवी में संशोधन करके क्या किया गया, एएसएलवी को बनाया गया, इसके बाद पीएसएलवी और इसके बाद जीएसएलवी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एसएलवी जो है 10 अगस्त 1979 को बना, एएसएलवी 1987 को, पीएसएलवी 1993 को और जीएसएलवी 2001 को। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें। निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें। चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, अगर बात करें तो उपग्रह प्रक्षेपण यान जो एसएलवी जो 3 है, इसका जो संबंध है किस सैटेलाइट से है? तो याद रखिएगा, रोहिणी। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी एएसएलवी का संबंध किससे है? वह SROSS से। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी का जो संबंध है वह है किससे? चंद्रयान 1 से। और जीएसएलवी का जो संबंध है एडूसैट से है। यानी इसमें जो सही मिलान है वो सी ऑप्शन में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी एसएलवी 3 का जो सैटेलाइट है रोहिणी है, और एएसएलवी का संबंध SROSS से है। पीएसएलवी का चंद्रयान 1 से है, भू समकालीन जो उपग्रह प्रक्षेपण है, या जीएसएलवी जो है इसका संबंध एडूसैट से है। देखिए 81 में दिए गए मानचित्रों में अंतरिक्ष संगठन इकाइयों की अवस्थिति 1, 2, 3 और 4 के द्वारा जो है अंकित है। इन इकाइयों को नीचे दी गई सूची में सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, अंतरिक्ष संगठन इकाइयों की अवस्थिति जो है भारत के मैप में दिया गया है। आपको जो है कूट का सही प्रयोग करते हुए मतलब कि सुमेलित करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? सुमेलित कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं, ए में इसरो है, बी में IIRS है, सी में NRSA है और डी में SAC है। इसका सही मिलान अगर करिएगा तो क्या सही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का जो संबंध है उत्तराखंड के देहरादून से। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून से, यहां पे उत्तराखंड देहरादून। इसके बाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो है अहमदाबाद गुजरात। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA। इसका संबंध हैदराबाद तेलंगाना से है। और इसके बाद है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बंगलुरु कर्नाटक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है। मिलान कर लीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है हैदराबाद तेलंगाना में है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलुरु कर्नाटक में है। 82 है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। हासन कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, हासन कर्नाटक में है, डी ऑप्शन। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कर्नाटक राज्य के हासन शहर में स्थित है। 1982 में स्थापित यह सुविधा इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसरो की एक अन्य मास्टर कंट्रोल सुविधा 2005 में नेपाल में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद 83 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा? इसरो कहां पर है? इसरो का जो संबंध है किस जगह से है बताइए? इसका सही जवाब इसरो है बंगलुरु में। IUCA कहां पर है? IUCA जो है यह है पुणे में। IUAC जो है
देखिए एक था IUCA और एक है IUAC, ये कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली। और VSSC जो है ये कहाँ पर है, ये है तिरुवनंतपुरम। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर जो है नई दिल्ली में स्थित है। और IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में है। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जो कथन सुमेलित नहीं है वो है सी ऑप्शन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह जो है केंद्र श्रीहरिकोटा में दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो उपग्रह केंद्र, नया नाम है EUR राव उपग्रह केंद्र, याद रखिएगा EUR राव उपग्रह केंद्र, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह केंद्र जो है बंगलुरु यानी कर्नाटक में अवस्थित है। 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से जो सही युग्म सुमेलित है वह स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ठीक है, यह सुमेलित है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही है, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, इसरो उपग्रह बंगलुरु में, और SHAR जो है ये केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।